नमस्कार, मैं धनंजय कुमार पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। निशिकांत दुबे ने जो कहा था कि सीजीआई संजीव खन्ना की वजह से देश में गृहयुद्ध की स्थिति है। लोगों को लगा था कि इस पर कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट खुद सू मोटो लेगा, सीजीआई खन्ना इस पर रिएक्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पर रिएक्ट करेगी और सजा होगी, जेल भेजे जाएंगे निशिकांत दुबे। और इसीलिए हुआ था कि जो नड्डा साहब है उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का बयान नहीं है, निशिकांत दुबे का अपना बयान है। तो ऐसा लगा था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का डर है और ये बड़ा मसला है। कोर्ट खुली लेकिन सु मोटो नहीं लिया गया। एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आप याचिका दायर करने के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए पहले अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेना पड़ेगी। अब अटॉर्नी जनरल से परमिशन क्या मिलेगी, ये अलग सवाल है। लेकिन लोगों को निराशा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस जिस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए था, जो जजेज हैं उनको जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, ये या जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं जिनको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, वो रिएक्ट किया नहीं। और एकदम लगा कि एक सामान्य सी बात है, बयानबाजी, जिससे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, वो किया और वो हुआ। लेकिन अगर नागरिक के नजरिए से देखिए तो ये बहुत बड़ी घटना है, इसको घटना नहीं दुर्घटना कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी व्यवस्था, जो हमारी जो हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, उसमें बड़ा ऊपर का दर्जा दिया गया है। और न्याय की जो न्याय न्याय जो किया जाना है या न्याय जो होना है या न्याय की जो उम्मीद है, न्याय की जो अपेक्षा है, वो सुप्रीम कोर्ट से है। और 142 जो अनुच्छेद है संविधान में, उसके तहत विशेष अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जिन मसलों पर संविधान चुप दिखाई पड़े या लगे कि इसमें स्पष्ट नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है उसको परिभाषित करे और कानून का रास्ता दिखाए, न्याय की तरफ ले चले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे बड़ा निराशा हुई लोगों को। एक और वीडियो मैं आपको बताऊं, वायरल हो रहा है एक वीडियो। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है एक व्यक्ति, उनको राष्ट्रवादी विचारक कहा जाता है। वो आरएसएस के आदमी है। वो लगातार जो है देश भर में वो जहाँ-जहाँ जाते हैं अपने प्रवचन देते हैं और बतलाते हैं कि सनातन धर्म को बचाना क्यों ज़रूरी है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया है, साथ में आधे स्क्रीन पे पुष्पेंद्र हैं और आधे स्क्रीन पे मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं। वो पुष्प लेकर के किसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वो बता रहे हैं पुष्पेंद्र की जब प्रधानमंत्री मिलना चाहते थे, वो देखना चाहते थे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो गए। एक नाटेकद का जज जो उसमें सीजीआई थे, नाम नहीं लिया उनका, लेकिन वो गोगोई की तरफ इशारा कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कई बार जा चुके हैं, वो जानते हैं सब चीज़ों को। उन्होंने जो है एक कागज़ दिखाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस कागज़ में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय थे, उनके दामाद का काला चिट्ठा था कि करप्शन में किस तरह से फँसे हैं। उसके बाद जो है वो 40 दिन के भीतर राम मंदिर का फैसला करने की बात कही और राम मंदिर का फैसला आया। उसके बाद चूँकि इतना बड़ा काम किया था सीजेआई ने, इसलिए उनके साथ उनको इनाम भी दिया गया और रिटायरमेंट के बाद उनको तुरंत जो है एक और पत्र मिला सीजीआई को, जो एक्स सीजीआई हो गए थे। उनको एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति जो 12 राज्यसभा सांसदों को मनोनीत करते हैं, उसमें एक नाम आपका भी है और कैबिनेट ने आपका नाम भेजा है और आप 6 साल के लिए अब चुप रहिए। और इस तरह से जो है फैसला आया और कहा, बड़ा गर्व से कहा गया कि ऐसे जो है ईमानदारी भी बरतते हैं, उनको इनाम भी देते हैं और ऐसे फैसला करवाया, ऐसे राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के लिए फैसला लिया।
आगे बहुत सारी बातें हैं। उसमें ये भी है कि किस तरह से सनातन को बचाने के लिए हम सबको लड़ना चाहिए। 2 मिनट या कहिए कि 240 जो सीटें आई, उसमें कहा कि बड़ा घोर अनर्थ हुआ, आप लोगों ने समय गँवा दिया। 10 सेकंड का वो पल जो सनातन के लिए आपको खड़ा होना था, आप खड़े नहीं हुए, आप गुमराह हो। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है अक्सर अपने जो प्रवचन करते हैं, जो भाषण करते हैं, उसमें वो बतलाते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन। इसके उदय के कोई प्रमाण नहीं, मगर इस्लाम, क्रिश्चियन और तथाकथित धर्म के जन्म के प्रमाण हैं। जो जन्मे हैं उन्हीं का अंत भी होगा, मगर सनातन धर्म अजन्मा है। जो जन्मा ही नहीं वो अमर है। लेकिन जो अमर है धर्म, सनातन धर्म, उसको बचाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन का अर्थ है साइंस। धर्म का तात्पर्य माता पिता गुरु आदि धर्म से है। जातियां कर्म प्रधान थी। करीब 1000 सालों में इसे तोड़ा मरोड़ा गया। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने जो बातें धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषदों में कही थी, अब नासा उसे सही ठहरा और कह रहे हैं कि हिंदुओं के पास अब संभलने का वक्त नहीं है। ये पहले और कई बार बोल चुके हैं इस तरह की बातों को। और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो नई पीढ़ी को सच बताना ही होगा। उन्हें संविधान की अवधारणा, देश की आज़ादी के पीछे का षड्यंत्र, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति, हिंदुओं को धर्म से भटकाने की साजिश आदि का सच बताना होगा। और अगर ये सच नहीं बताया तो देश इसकी इसकी बागडोर जो है सही हाथों में नहीं होगी और देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर हमें पछताना पड़ेगा। ये बात करते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है बाकी धर्मों के खिलाफ जहर उगलते हैं और सनातन को बताते हैं कि ये जो है अजन्मा है तो अमर है। तो जब अमर है तो बचाने की क्या जरूरत है? अब जो अमर है वो मरेगा नहीं। लेकिन जो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सीजीआई का जो प्रसंग बताया, उसमें साफ साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री ने सीजीआई को ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके राम मंदिर का फैसला करवाया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के वीडियो से यही जाहिर होता है। और अगर ये ब्लैकमेल किया गया मोदी सरकार द्वारा या मोदी जी द्वारा सीजीआई, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सच बताना चाहिए। और अगर ये भी है कि अगर कुलश्रेष्ठ अगर झूठ बोल रहे हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन ये हमारी आपकी बात है, हम आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो चल रहा है वो बड़ी चिंता पैदा करता है। पुष्पेंद्र ने जो कहा वो सच होता इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि कई मामले ऐसे आए। अब तो कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ के खिलाफ भी जो है सीबीआई जांच बैठने जा रही है। जिस तरह से चंद्रचूड़ ने फैसले किए, तमाम लोगों ने कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि आधे अधूरे फैसले हैं। आप हाँ भी कह रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं, स्पष्टता नहीं है। तो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर आया या कोई और मैटर है, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी बिगड़ी उसका भी मैटर वही था। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पुष्पेंद्र का जो वीडियो है उससे जाहिर होता है कि ये मोदी सरकार और आरएसएस इसने तय कर लिया है कि पूरी संस्था को, जितने संवैधानिक संस्थान हैं, जितने लोग हैं जो उनके खिलाफ खड़े हैं या जो सांप्रदायिकता से देश को बचाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान से देश को बचाना चाहते हैं, उन सब के खिलाफ सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करने की योजना उनके पास है। करप्शन को लेकर के आए थे कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यही नारा दिया था। लेकिन जो करप्ट लोग उनके साथ खड़े हैं, उनका बाल बांका नहीं होता है। लेकिन जो करप्शन करने वाले लोग दूसरी तरफ खड़े हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ब्लैकमेल करके जो काम करवाए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। खतरनाक किस संदर्भ में कि जो निशिकांत दुबे ने कहा और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आरोप लगाया गया, उनकी वजह से गृह युद्ध हो रहा है और वो चुप रहे, तो इससे पता लगता है कि किस तरह से
ईडी सीबीआई के सहारे या जांच के सहारे तमाम लोगों की की जो नब्ज है, या कहिए कि जो है गर्दन जो है, वो सरकार ने दबोच रखी है और सबको धमकाया जा रहा है, कहीं न कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है। और पूरे तौर पे ये संकेत है कि ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, इसने पूरे तंत्र पे कब्जा कर लिया है। मीडिया जिस तरह से चाटुकारिता में लगा हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट के भी अगर उसी तरह से फैसले आने लगे, जिस तरह से मीडिया रिएक्ट कर रहा है, तो फिर सोचिए देश का क्या होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। उनके खिलाफ जब जांच चल रही थी, तब लोगों ने कहा कि आप हिम्मत है तो गिरफ्तार करिएगा, तब पता चलेगा। लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट दायर हो चुकी है 11 साल बाद, और चार्जशीट दायर होने के बाद जब ये कोर्ट में इसका फैसला होगा, तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ होगा? और जब कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा, तो क्या होगा फिर? जाहिर है उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी साजिश चल रही है देश में, ये समझने वाली बात है। और जब संविधान, तमाम संवैधानिक संस्थान अगर खतरे में पड़ जाएंगे, किसी संगठन की मुट्ठी में चले जाएंगे, तो फिर न्याय का क्या होगा, स्वतंत्रता का क्या होगा, संविधान का क्या होगा? ये विचार करने का प्रश्न है। और विचार करने का प्रश्न ये भी है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो उसमें बहुजनों का क्या होगा? बहुजन आज खूब खुश है। उनको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों का नाश होगा, मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। ढेर सारे आप वीडियोज देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अभी अभी मैं देख रहा था कि एक तिपहिया रिक्शा पे वो जो अपंग होते हैं, जो जिस रिक्शा से चलते हैं, उस पे एक बुजुर्ग मुस्लिम चला जा रहा है। वो एक मोटरसाइकिल वाला रोकता है उसको आगे जा करके, और उसकी टोपी नोच लेता है, उस पे लात मारता है उसकी गाड़ी पर। ये क्या है? अभी एक और मैं पढ़ रहा था कि जो है इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनके घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, एक हिंदू रक्षा दल कोई बना है उसके लोग। ये क्या है? जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुकदमा भी दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, कल बहस भी हुई थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और वो सबूत देने वाले हैं कि ये सबूत है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन लगाने की जो प्रक्रिया है, आमतौर पे वो राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं केंद्र को, केंद्र रिपोर्ट भेजती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है उस पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। लेकिन कोई वकील जाता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत खराब है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो इससे समझिए कि आरएसएस, बीजेपी कितने तरीके से पूरी व्यवस्था को ठप करने पे लगा। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड का विरोध किया गया, वक्फ कानून का विरोध किया गया, और उसमें हिंसा हुई। हिंसा में लगातार खबरें आ रही है कि वो हिंसा करवाई जा रही है, हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति क्रिएट की जा रही है कि वहाँ माहौल खराब हो और राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी ईमानदारी से उसको कंट्रोल किया है, लेकिन उसको तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। और ये सब बता रहा है कि 240 सीटें भले आई है बीजेपी को, बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत वाली स्थिति, चूंकि उनके साथ जो नीतीश कुमार है और नायडू है, जाहिर है उनके लोगों की गर्दन भी जो है इनके हाथ में है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और अगर ये ब्लैक मेलिंग का धंधा इस स्तर पर चल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें फंस जा रहा है, तो बड़ी चिंताजनक स्थिति। फिर न्याय का क्या होगा? और न्याय जब खत्म हो जाता है, या न्याय जब भटक जाता है अपने रास्ते से, तो सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होता है। वो गरीब चाहे किसी भी जात, किसी भी बिरादरी के हो, न्याय से उम्मीद सबसे ज्यादा जो है वो गरीबों को होता है, क्योंकि अन्याय उन्हीं के साथ होता है। और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस जब हो जाएगा, तो क्या होगा? इसका एक और उदाहरण देता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जो है एक महिला प्रेस के सामने रो रही है, बुजुर्ग महिला, उसके पीछे घर के बच्चे हैं, लोग हैं, और वो बता रहे हैं कि रोज 7-8 लड़के आते हैं, हमारे घरों के बाहर खड़े रहते हैं,
वे एक लड़की को उठाते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। पुलिस अधिकारी जो है वो ठाकुर है, वो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है क्योंकि आरोपी उसी समुदाय से है। ये इलाहाबाद की घटना है, वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैं नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है और क्या-क्या हो जाता है। ये क्या है? ये बताता है कि पूरी व्यवस्था जो है वो किसी संगठन के हाथ में है और हिंदू-मुसलमान के नाम पर नफ़रत का जो ज़हर बोया गया, वो हमारे आपके घरों तक पहुँच रहा है, गुंडों के हाथ से। गुंडे जो चाहे कह रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन मौन है, न्यायपालिका की गर्दन जो है लोगों के हाथ में है। अब ये चिंता का विषय है कि हमारा देश बचेगा कैसे? कैसे बचाएँगे देश? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग ब्लैकमेल हो सकते हैं, तो आम आदमी की क्या हैसियत है? कई लोग कह सकते हैं कि बेईमानियाँ हैं, करप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं, करप्शन है। लेकिन अगर सरकार की मंशा करप्शन ठीक करने की होती, तो अपराधियों को जेल भेजते, ब्लैकमेल नहीं करते। ब्लैकमेल करके अपने अनुसार, अपने एजेंडा के अनुसार काम करवाना, उस करप्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इससे पता लगता है कि देश किनके हाथों में है। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।